क्या हो गया था? हो गया था ना। अच्छा बोलो करते हैं। घोष और अघोष। घोष में कौन सा अक्षर होता है स्वामी? क्या घोष में कौन कौन से है? तीसरा चौथा पांचवा, इसमें कितना हो जाएगा? 3 4। ठीक, इसको ऐसे ही याद करना है। तो ये कंफ्यूज ऐसे ही करेगा, जैसे अभी आपको घोड़ा का अक्षर है तो वहाँ पे ऐसे दिमाग खराब करेगा। एक 24 याद करो, एक 12। जब 2 फुल और हाफ हो जाएंगे तो बाकी आप निकाल जाएंगे। अगर उसका 24 याद है, 2 या 4 हो गया, वो आपको क्लियर हो गया। इसका 1 और 2 क्लियर है, वो निकल गया, तो ये कंफर्म हो जाएगा। और अल्पप्राण में जो आएगा अल्पप्राण कौन सा था? और उसके साथ अंतस्थ है, अंतस्थ ये अलग, ठीक है। और महाप्राण के साथ उष्ण बिंदु, तीनों स और हाँ। इसमें लिखिए घोष वर्ग, लिखिए प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर घोष वर्ण होता है, घोष वर्ण होता है। घोष को सघोष भी कहा जाता है, घोष को सघोष भी कहा जाता है। इसके साथ इसमें सारे स्वर वर्ण और तथा ह को शामिल किया जाता है, ह को शामिल किया जाता है। देखिए इसमें एक नई चीज आपको मिली है। देखिए इसमें क्या क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, ठीक, और सभी स्वर और य, र, ल, व, हा, ठीक, ये क्लियर है। अब इसको हम कंबाइन में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। जो ऊपर अल्पप्राण में था वो इसमें भी है, लेकिन जो महाप्राण में जो उष्ण व्यंजन था उसका एक अक्षर है यहाँ आ गया है। इसमें जो घुमा के पूछता है कि अब जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि कोई स्वर दे दिया
आ ई ए कुछ भी दे दिया और आपसे पूछेगा कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है कि घोष है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सारे के सारे जो वर्ड स्वर वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इसमें आपको एक चीज देखना है कि इसमें अंतस्थ तो ठीक है, ह बढ़ा है और ये स्वर बढ़ा हुआ है, किसमें, घोष में। और ये अंतस्थ कहाँ पे था, ऊपर अल्प प्राण में था। महाप्राण में ये ह था, लेकिन ये ह क्या करेगा, अभी अघोष में नहीं आएगा, अघोष में केवल तीनों सा ही आएंगे। ठीक, लिखिए अघोष लिखिए। किसी वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर पहला और दूसरा अक्षर तथा स और स, क्या लिखे, किसी वर्ग का पहला तथा ये तीनों स अघोष वर्ड में आते हैं, अघोष वर्ड में आते हैं। क्लियर हो गया इतना? थोड़ा सा ये वाला दिमाग लगाना आपको घोष में, ये तो है यहाँ पे अकेले आ जाता है। और एक चीज हमने आपको लिखा था कि जैसे कभी पूछता है कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो ऊपर हमने लिखा था कि अंतस्थ जो होता है क्या है, अर्ध स्वर है। य र ल व, ठीक है, ये क्या है, अर्ध स्वर। लेकिन इन चारों में अगर मान लीजिए अर्ध स्वर पूछता है, इन चारों में से कोई रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप जानेंगे यह भी है, आप र भी है, ल भी है और वह भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अर्ध स्वर में ये वह भी है और इन तीनों में से कोई और है, तो कौन होगा, नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि पूछ दिया कि अर्ध स्वर कौन सा वर्ण है या अक्षर है, और विकल्प में यह भी दिया है और वह भी दिया है, या तो विकल्प में र भी दिया है और वह भी दिया हो, या तो विकल्प में ल भी दिया हो और वह भी दिया हो, तो क्या सही होगा, वाह। ठीक, कारण यह है कि ये अर्ध स्वर तो है, लेकिन जब हम व्याकरण में वह को, ये जो वह है इसे पूर्ण रूप से अर्ध स्वर माना जाता है। तो कभी अगर ऐसी कंडीशन आए, चारों में से अगर कोई एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर इन चारों में से दो मामला आ गया तब आप थोड़ा सा फंस जाएंगे कि ये है कि ये है, तो वहां पर क्या होगा, फिर ये ऊपर वाला सही हो जाएगा। ये मतलब इसको पूर्ण अर्ध स्वर कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो एक लिख थोड़ा से एरो का दिशा बनाइए। यह ऐसे लिखिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर है, लेकिन वह को पूर्ण अर्ध स्वर कहा जाता है, को पूर्ण अर्ध स्वर कहा जाता है। हल, अगला लिखिए थोड़ा सा इसको भी, हल, एक लाइन सुन लीजिए। व्यंजनों के नीचे जब
एक तिरछी रेखा लगाई जाए, एक तिरछी रेखा लगाई जाए, तब हम उसे हल कहते हैं। तब उसे हम हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है, हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर का, व्यंजन में स्वर का बिल्कुल अभाव है, और वह व्यंजन आधा है। जैसे हम लोग लिखते हैं जब कोई चीज, इसका मतलब समझ आ गया, ठीक। जैसे हमने आपको बताया था कि पा, ये एक पूरा अक्षर है, ठीक है, ये पूरा व्यंजन है, इसमें स्वर है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर किसी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगी हुई है तो इसका मतलब कि उसमें स्वर का अभाव है, और वह व्यंजन क्या है, आधा है। तो अभी इसमें स्वर है, लेकिन जैसे इसको हम लगाते हैं तो इसमें स्वर का अभाव रहता है, क्योंकि अब हमको प पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक, ये क्लियर है। अब जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखे हम लोग दद्दा लिखा जाता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हलंत लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, आधा दा। खैर ये बहुत आसान है। और हम लोग कभी कभी आप देखेंगे भद्दा लिखा जाता है, ठीक, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक आधा दा है, एक पूरा दा है, मतलब ये 1.5 दा है ना। तो ये हमेशा आगे याद रखिएगा कि हलंत का मतलब होता है। और जैसे मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कुछ लिख दिया गया, जैसे ऐसे ठीक, इस चीज पे लिख क्या होगा, ठीक है, अब जब तो ये इसे कहते हैं नुक्ता, इसका जो चिन्ह कहा जाता है इसको नुक्ता कहा जाता है। ये जब यहाँ लगता है ना तो ये पूरी स्पेलिंग बदल देता है। देखो जैसे नहीं लगा था तो जेड था, लग गया तो जेड हो गया। तो खैर इससे मतलब नहीं है, ये हल यहाँ पर आता है अगर किसी भी व्यंजन में एक तिरछी रेखा नीचे लगी हुई है, हलंत लगा हुआ है, तो समझिए कि उसमें स्वर का अभाव है और वह व्यंजन क्या है, आधा है। आगे देखिए, इसको लिख लीजिए ना, ऐसे उदाहरण लिख लीजिए तो हमेशा के लिए बना रहेगा। जैसे जैसे प के नीचे हलंत लगा दीजिए और ऐसे लिख दीजिए कि प में स्वर का अभाव है, प के नीचे हलंत लगा दीजिए और लिख दीजिए आगे कि प में स्वर का अभाव है और यह प आधा है।
और जब इसमें अ नामक स्वर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब ये प नामक ऊढ़ व्यंजन हो जाता है। एक और लिख लीजिए पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर हिंदी में पंचमा अक्षरों की संख्या 5 है। अंगा, इय, न, म, और एक और होगा ना, अंगा, इय, अड़ा, अड़ा होगा ना, कहाँ जाएगा? चलो ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको हम लोग? पंचमा अक्षर। इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक भी कहते हैं। अब ये बताइए, अनुनासिक हमने क्या बताया था? एक अनुनासिक, एक निरानुनासिक, एक मुंह से बोला जाता है, नाक एक में सिर्फ मुंह। ये आप लोग एक मतलब हमें बताने के लिए नहीं, एक एक जो अक्षर का अंतर है इसको याद कर लेना, क्योंकि कभी ऐसे ही पूछता है किसमें मुंह का प्रयोग होता है, ठीक? पूछ लेगा किसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है, हाँ नहीं जो भी होगा, अगर आप क्लियर रहेंगे चाहे वह हाँ पूछे चाहे ना पूछे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वाला मुझे बचा नहीं।